गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भूमि और जमीन संबंधी विवादों के संबंध में। आपका कहीं कोई प्लाट पड़ा हुआ है, आप निवास कहीं कर रहे हैं, या आपकी कोई कृषि भूमि है, उसकी देखभाल आप स्वयं नहीं करते हैं, कोई और व्यक्ति करता है, तो कई बार हमारे सामने ऐसे केस आते हैं, विवाद आ जाते हैं कि कई दूसरे व्यक्ति हैं उस जमीन या आपके प्लाट पर दावा करने लगते हैं और वो दावा करते हैं कि जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी संपत्ति है, वो उनकी संपत्ति है। तो और वहाँ पे जल्दी से वो निर्माण कार्य शुरू करने लगते हैं, या गड्ढे खोदने लगें, या तार फेंसिंग करने लगें, या हो सकता है दीवार उठाने लगें। तो ऐसे में आपके पास क्या विकल्प है कि आप अपनी जो ज़मीन है, अपनी जायदाद है, उसकी रक्षा कर सकें और ऐसे व्यक्तियों से उसको बचा सकें। तो मैं साधारण भाषा में आपको बताऊंगा, कानून से हटके, ताकि आपको सही तरीके से वो बात समझ में आ सके। यदि कोई ऐसा वाक़या आपके साथ होता है, आपका कोई कृषि भूमि है, प्लाट है, उसमें कोई अचानक अपना दावा बताने लगता है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि आपका कब्जा रहा है, वो आपकी ज़मीन है, लेकिन वही कई फर्जी दस्तावेजों के आधार पर या रजिस्ट्री के आधार पर या किसी अन्य कोई आधार लेके आपकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करता है, और उससे आप इस तरह सक्षम नहीं हैं कि उससे बल प्रयोग से आप जीत सकें। पहली बात तो यही है कि यदि आप बल प्रयोग से सक्षम हैं तो पहला आपका काम यही है कि ऐसे व्यक्ति को वहाँ अपने बल प्रयोग से रोकें, क्योंकि बल प्रयोग करना अपनी आत्मरक्षा के लिए और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए कानून में मान्य है और वह अपराध नहीं माना जाता। इस संबंध में पहले ही बता चुका हूँ कि प्रतिरक्षा के आत्मरक्षा में क्या आप कर सकते हैं। तो फिर भी यदि आप असमर्थ हैं, इतने शक्तिशाली नहीं है कि उस व्यक्ति को बल प्रयोग द्वारा वहाँ पर रोक सकें आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तहसीलदार को धारा 32 के तहत अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त है। अंतर्निहित शक्तियाँ वो होती हैं जो उन्हें कानून द्वारा प्रदान की गई हैं, जिनका मतलब उल्लेख उसमें नहीं है भू राजस्व संहिता में, और सेक्शन नहीं है कि उसमें किस तरह के रोका जाए। तो धारा 32 के तहत वो अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आपको तहसील जाके तुरंत स्थगन प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है स्थगन जारी करने से पहले पटवारी से रिपोर्ट मांगी जाए। तो यहाँ भी जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, चलेंगे आप, यदि उन व्यवस्थाओं के अनुसार चलेंगे तो आप अपने मामले को सही तरीके से जीत पाएंगे। ये कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कानून में मान्य नहीं है, लेकिन उनका भी इस्तेमाल आप करिए और पटवारी से संपर्क करके, क्योंकि लोग कहते हैं हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर हम ये देखा जाता है कि आप सत्य पे अड़े रहते हैं और दूसरी पार्टी संपर्क कर लेती है और आपका सत्य वहीं पे रखा रह जाता है। तो सबसे पहले आप, यदि तुरंत ही अगर पटवारी प्रतिवेदन के लिए लिखा गया है तो बिल्कुल संकोच न करें, पटवारी महोदय से संपर्क करें और जिस तरह की भी बातचीत हो सके, ताकि रिपोर्ट जो है वो सही तरीके से आए। क्योंकि आप संपर्क नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी संपर्क कर लेगी, आपकी रिपोर्ट गलत आ जाएगी कहीं ना कहीं से। तो इसलिए सबसे पहले आप पटवारी से संपर्क करें और उसे अपने हिसाब से टैकल करें, और जैसे ही वो आपकी रिपोर्ट वहाँ पहुँचती है तो आपको स्थगन प्राप्त हो जाएगा, स्टे प्राप्त हो जाएगा। कई बार तहसीलदार सीधे स्टे जारी कर देते हैं बिना पटवारी रिपोर्ट मंगाए, उसके बाद पटवारी रिपोर्ट मंगाते हैं। तो ये आपकी सुविधा पर निर्भर करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए। आप यदि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो तहसीलदार से आपको तुरंत स्थगन प्राप्त हो जाएगा और पटवारी रिपोर्ट भी उसी दिन आ जाएगी। लेकिन यदि आप तुरंत नहीं, इस तरह का आपकी क्षमता नहीं है, तो फिर पटवारी रिपोर्ट आने के बाद स्थगन आपको मिलेगा। और जैसे ही स्थगन जारी हो जाएगा, उसमें थाना प्रभारी को निर्देश होता है कि वह जाके काम बंद करवाएं। राजस्व निरीक्षक को निर्देश होता है कि वह जाके देखें कि वास्तव में विवादित स्थिति क्या है, ऐसे क्या कारण हुए हैं कि जहाँ पे विवाद हो रहा है, क्या संभावना है, क्या दंगा हो सकता है, अपराध हो सकता है। इस आधार पर ही वो स्थगन जारी किया जाता है। तो उसमें आपको 8-10 दिन की पेशी मिल जाएगी, ये आपके लिए पर्याप्त समय होता है। और फिर आप एक योग्य अधिवक्ता से संपर्क करें
दलाल से नहीं, किसी अधिवक्ता से ही आप संपर्क करें और फिर आप सिविल न्यायालय में अपना दावा पेश करते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो यहाँ ये तहसील में आपकी कार्रवाई चलती रहेगी, स्टे रहेगा। पुलिस का भी आपको सहयोग लेना पड़ेगा और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस आपका किस प्रकार से सहयोग करेगी। आप यदि उस प्रकार से पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो वो कह देंगे भाई हमारी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, और वो काम बंद करवाने नहीं जाएंगे। तो आपको कैसे जाना है, भारतीय व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, वो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो यदि आप उस तरह से मैनेज करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रकरण को जीत जाएंगे। अपने अधिवक्ता के पास पहुंचने के बाद आप फीस में कोई डील न डालें, उचित फीस तुरंत अदा करें ताकि वो आपका काम तत्परता से कर सकें। तो यहाँ पे जब तक स्टे रहेगा तहसील से तब तक आपका दावा तैयार हो जाएगा, क्योंकि तहसील का जो स्थगन होता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। कब किसका कितना प्रभाव पड़ जाए, राजनीतिक प्रभाव पड़ जाए, अन्य प्रभाव पड़ जाए, और वो स्थगन तुरंत ख़त्म भी हो जाता है, कहो अगली पेशी में वो केस निपट जाए। तो ये आपको देखना है कि आपको समय चाहिए सिविल न्यायालय में अपना मामला पेश करने के लिए। तब तक यहाँ पे आप तहसीलदार में कि यहाँ पे अपना मामला चलाते रहें। आरआई प्रतिवेदन आपके फेवर में आएगा यदि आप तरीके से उनसे संपर्क करेंगे। ये सभी रिपोर्टें जब वहाँ पे पेश हो जाएंगी तो तहसीलदार महोदय, चूँकि धारा 32 में अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त हैं केवल इसलिए कि वहाँ पे कोई दंगा फसाद ना हो जाए, लेकिन उन्हें तहसीलदार को स्वामित्व की आखिर कौन इसका मालिक है, क्योंकि जब दो लोग दावा कर रहे हैं कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, तो कौन वो दस्तावेज जरूर मंगाएगा, लेकिन वह कोई ऑर्डर इस तरह का पारित नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वामित्व से संबंधित जुड़े विवादों में निर्णय का अधिकार करने का केवल भारतीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है। यदि आप राजनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपका सिविल न्यायालय कोर्ट राजनगर, बमीठा, खजुराहो, इन सभी का सिविल न्यायालय कोर्ट राजनगर है। और बाकी ज़िलों में जो भी जहाँ भी जिस भी देश में जिस भी ज़िले से हैं उन वहाँ पे आपके वकील जो होंगे वो आपको बता देंगे कि आपका क्षेत्राधिकार कहाँ लगता है। तो इस दौरान आपका दावा तैयार हो जाएगा और आप दावा पेश कर देंगे। इसमें आप कोशिश करें, यदि आपको लगता है कि दूसरी पार्टी बहुत ही बलवान है, पावरफुल है, बाहुबली है, और वो हो सकता है कि निर्माण जैसे ही तहसीलदार चूँकि यहाँ ऑर्डर करेगा कि भाई हमें स्वामित्व का डिसीजन करने का पावर नहीं है और हम इसमें कोई आदेश नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको सिविल न्यायालय जाना पड़ेगा। चूँकि आपने पहले, मैंने बताया, पहले ही से ही तैयारी करके रखे सिविल न्यायालय जाने की, तो वो आपका समय बचेगा। जब तक यहाँ चल रहा था आपने सिविल न्यायालय में उस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करवा दिए, उसमें आप अर्जेंट हेयरिंग का भी आवेदन लगा सकते हैं जिसमें डे टू डे सुनवाई होती है। अब सवाल उत्पन्न होता है वो बदमाश होगा यदि विरोधी, तो वो कई चीज़ें ऐसी करता है जिससे कि आपको समस्याएं होती हैं। तो आपकी प्राथमिकता होगी सबसे पहले उस पर सम्मन की तामील हो। सम्मन की तामील होने के बाद वो वहाँ पे उपस्थित होगा और वहाँ पे फिर आपको जो है स्टे के लिए, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए कि यहाँ पे वो व्यक्ति काम ना करे, उस जमीन में इस तरह का अतिक्रमण ना करें, आपको आदेश 39 नियम 1-2 के तहत वहाँ पे आपके जो अधिवक्ता हैं वो स्टे की मांग करेंगे और वो स्टे आपको 6 महीने 1 साल तक के लिए मिल जाएगा। तो सिविल न्यायालय में ना राजनीतिक प्रभाव चलेगा, ना पैसे का प्रभाव चलेगा। वहाँ पे जो स्टे आपको स्थगन मिलेगा वो 1 साल या 6 महीने के लिए परमानेंट स्थगन होगा। और यदि उस स्थगन का उल्लंघन वो पार्टी करती है, तहसील वाले स्टे में तो वो ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, उसमें पुलिस ही रुकवा सकती है, लेकिन यदि वो सिविल न्यायालय के स्थगन में कोई जो उसके उल्लंघन में कोई काम करते हैं वहाँ पे जाके, तो फिर एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, लेकिन चूँकि सही जानकारी नहीं होती है लोगों को, तो यही समझते हैं कि अरे क्या है, हम तो ज़बरदस्ती बना लेंगे। तो यदि ऐसी कोई गतिविधि वहाँ कर रहे हैं तो तुरंत आप फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क करते हुए फिर से एक विधिवत आवेदन बनवाएं और थाना प्रभारी को, पुलिस अधीक्षक को, जिला कलेक्टर को, सभी जगह आप आवेदन दें। और यदि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपने मामला पेश किया है वहाँ पे निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके फोटो बनाएं, वीडियोग्राफ बनाएं और उन सब की कॉपियाँ तैयार करते हुए आप उसके खिलाफ फिर से न्यायालय में
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला पेश करेंगे। अभी आपने देखा भी होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमारे जिलाधीश महोदय को भी 7 दिन का कारावास सुनाया गया था माननीय हाई कोर्ट द्वारा। तो बड़े बड़े अधिकारी अनभिज्ञ हैं, उनको तो ये लगता है कि भाई न्यायालय है, आदेश देते रहते हैं, हम ही सबसे बड़े हैं लोकतंत्र में। उनकी ये सोच बन जाती है, जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक वर्ग होते हैं, उनको लगता है कि केवल हमारे ऊपर नेता ही हैं, उससे वो बड़ा कोई नहीं है। तो प्रशासनिक अधिकारी केवल नेता को ही भगवान मान के चलते हैं, उनके सामने ही वो उनकी ही भाषा समझ पाते हैं। तो वो कई बार ऐसा होता है कि आपके स्थगन आदेश का तरीके से पालन नहीं होगा, लेकिन देर जरूर होगी, लेकिन आपको न्याय जरूर प्राप्त होगा। और आप जब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे तो उसमें सजा का भी प्रावधान है, संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है और जुर्माना भी उन पर लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह के विवाद आते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि हमको प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरह से हम प्लानिंग करके मामलों को जीत सकते हैं। जो मैंने अभी बताया है आप लोगों को, सीधा सा मैटर है कि आपका जो केस होता है वो आधा आपको स्वयं लड़ना पड़ता है, आधा आपका अधिवक्ता वो केस लड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि जागरूक रहिए, अपने अधिकारों की रक्षा करिए। जहाँ तक हो सके, यदि आपकी विरुद्ध कोई बल प्रयोग कर रहा है तो आपको भी ये अधिकार प्राप्त है कि आप अपनी संपत्ति और आत्मरक्षा के लिए सबसे पहले आपको कानून यही इजाज़त देता है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ कोई बल प्रयोग कर रहा है, तो आपको कानूनन ये अधिकार है। मैंने धारा 96 से लेके 106 में पहले ही बताया आईपीसी की पिछले वीडियो में, उसमें आपको ये पूरा अधिकार है कि आप उतना बल प्रयोग करके अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद, जमीन जायदाद की रक्षा कर सकते हैं, जितनी की उसकी रक्षा करने के लिए आपको आवश्यकता है। जैसे कोई आपके में अब जबरदस्ती घुस आया है तो क्या आप खड़े थोड़ी रहेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। तो कानून ने आपके लिए सुरक्षा दी गई है, एक ढाल दिया है इन धाराओं में 96 से लेके 106 तक। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आजकल तो सब उपलब्ध है। तो उसमें आपको ये पावर दिया है कि आप अपने हिसाब से जितने बल की ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करते हो। जैसे अब कोई वहाँ घुसाया आपके घर में, आप खड़े रहेंगे तो आपकी वो प्रॉपर्टी लेके चले जाएगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो आपके घर में मिर्च पाउडर है, कोई लठ रखा है, कोई और चीज़ है, तो उनका बिल्कुल इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आपके घर में घुसा है। कानून ये इजाज़त नहीं देता कि किसी के घर में जोर जबरदस्ती करके घुसो, किसी के प्लाट में जाके खम्भे गाड़ने लगो, ये कानून बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। किसी के खेत में जाके आप ट्रैक्टर चलवाने लगो, घुस जाओ, उसकी तारवारी तोड़ दो, उखाड़ दो, ये बोर्ड लगाने लगो आपको, तो सामने वाले की जिसकी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में वो है पिछले 20 साल से जमा हुआ है या उसके पास वैध लीगल रजिस्ट्री है, भली वो 1 साल 6 महीने जितने की हो, लेकिन यदि उसके पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है और जो इस तरह का हरकत कर रहा है वो मूल भूमि स्वामी से अच्छा स्वामित्व तो नहीं रखता है, तो आपको ये पूर्व अधिकार है। यदि उसके पास में आपसे अच्छा कोई स्वामित्व नहीं है, आपसे अच्छा स्वामित्व का मतलब है आपकी रजिस्ट्री से पहले की रजिस्ट्री यदि उसके पास है तो वो अच्छा स्वामित्व है। लेकिन यदि इसके अलावा उसके पास कोई नहीं है, वो पुश्तैनी निवासी है, पुश्तैनी उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो अच्छा स्वामित्वधारी है। लेकिन यदि ये दस्तावेज नहीं है, फिर भी वो आपकी प्रॉपर्टी पर जोर जबरदस्ती कर रहा है, वहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी ये पूरा अधिकार है तो कि आप उतना बल प्रयोग करें जो जितना आपके विरुद्ध कर रहा है, चाहे वो जिस तरह का बल प्रयोग है। यदि आपको लग रहा है कि वो आपकी मृत्यु कारित कर सकता है, फायरिंग कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है, तो आपको भी ये पूरा राइट्स है कि आप भी ये उसके विरुद्ध कर सकते हैं, उस सीमा तक जिस तक आपको ये जरूरी लगता है कि आपकी जान माल की रक्षा होना जरूरी है। तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद थे। तो सबसे पहले यदि आप समर्थ हैं तो आप अपने बल का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी का रक्षा करें, क्योंकि कानून में ये स्वाभाविक है कि प्रक्रियाएं लंबी चलती हैं। तो कब्जे को सुरक्षित रखना आपका पहला दायित्व है, ये कानून भी आपको अधिकार प्रदान करता है। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं कहता है कि कोई आप पे, आपकी संपत्ति पर या आप पर बल प्रयोग कर रहा है और आप मूर्ख दर्शक बन हुए उसको देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।